स्वागत है। आज हम समुद्री सुरक्षा के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स हैं जो COLRGS यानी इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एट सी के नियम 35 पर हैं। सरल भाषा में कहें तो प्रतिबंधित दृश्यता में ध्वनि संकेत। और हाँ, इन नोट्स को समझने में आसानी के लिए AI की मदद से थोड़ा संवारा भी गया है। जरा सोचिए, घना कोहरा है, जहाज समुद्र में है, आसपास कुछ साफ दिख नहीं रहा। ऐसी हालत में सुरक्षा का सारा दारोमदार कानों पर मतलब सुनने पर आ जाता है। ये नियम 29 नवंबर 2003 से लागू हैं। तो चलिए कैप्टन चौहान के इन नोट्स को खोलते हैं और समझते हैं कि कम विजिबिलिटी में सही साउंड सिग्नल देना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखिए नियमों की कोई लिस्ट नहीं है। ये तो समुद्र में जिम्मेदारी से नेविगेशन करने की एक तरह से बुनियाद है। जब आंखें धोखा दे जाएं तो आवाज ही रास्ता दिखाती है ना? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये मतलब साधारण से लगने वाले साउंड पैटर्न मुश्किल समुद्री हालात में एकदम साफ कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले ये नियम लागू कब होते हैं? मतलब किन हालात में इनकी जरूरत पड़ती है? हाँ, ये नियम तब काम आते हैं जब विजिबिलिटी सीमित हो जाती है। आमतौर पर कहें तो 1-2 नॉटिकल मील से कम, जैसे घना कोहरा हो या बहुत तेज बारिश बर्फबारी हो रही हो या धुंध हो। सिद्धांत बहुत सीधा सा है, जितनी खराब विजिबिलिटी उतनी ही जोर से और नियमित रूप से आवाज देनी होगी। नोट्स में कुछ खास तरह के जहाज़ों के लिए अलग-अलग सिग्नल बताए गए हैं। जैसे अगर कोई पावर ड्रिवन वेसल चल रहा है, मतलब इंजन से चलने वाला जहाज। हाँ, तो ऐसे जहाज को हर 2 मिनट के अंदर एक लंबी सीटी बजानी होती है। और लंबी का मतलब है लगभग 5 से 6 सेकंड की। ये सिग्नल दूसरों को बताता है कि आप वहां हैं और चल रहे हैं। अच्छा, और अगर वही जहाज रुक गया हो या मान लीजिए नॉट अंडर कमांड हो, मतलब नियंत्रण में ना हो, तब? हाँ, उस स्थिति में सिग्नल बदल जाता है। तब हर 2 मिनट में 2 लंबी सीटियां बजानी होती हैं। और इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, दूसरी सीटी जो है वो पहली वाली से थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, करीब 2 सेकंड ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि जहाज रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। नोट्स में पाल वाली नाव यानी सेलिंग वेसल और मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए भी अलग सिग्नल हैं। ये अलग-अलग क्यों हैं? सही कहा आपने। पाल वाली नाव के लिए सिग्नल है 1 लंबी और 2 छोटी सीटियां, टे डे। और मछली पकड़ने वाला जहाज जो हो सकता है जाल डाले हुए हो और ज्यादा हिलडुल ना सकता हो, उसके लिए है 1 लंबी और 3 छोटी सीटियां, टे डे डे डे। ये भी हर 2 मिनट पर ही देने होते हैं। ये जो विविधता है ना, ये जरूरी है ताकि आसपास के जहाज आपकी गतिविधि का सही अंदाजा लगा सकें। मतलब आप मुड़ सकते हैं, रुके हुए हैं या कुछ और कर रहे हैं, ताकि वो सुरक्षित दूरी रख सकें। अच्छा, और ये नियम भी बदलते रहते हैं समय के साथ। नोट्स में 2003 के एक संशोधन एक अमेंडमेंट का जिक्र है, खासकर बड़े जहाजों के लिए कुछ है। हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये संशोधन बड़े जहाजों के लिए है, जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ साउंड सिग्नल देने वाले उपकरण होते हैं। इसके मुताबिक आगे का हॉर्न सेले 5.25 सेकंड और पीछे का हॉर्न 5-6 सेकंड बजना चाहिए। इससे क्या होता है कि दूसरे जहाज़ों को बड़े जहाज की लंबाई और उसकी दिशा का ज्यादा बेहतर अंदाजा लग पाता है। ये दिखाता है कि कैसे नियम प्रैक्टिकल जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनते जाते हैं। नोट्स में UK MAIB यानी मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की एक दुर्घटना रिपोर्ट का भी जिक्र है। वो क्या मामला था? उससे क्या सीखने को मिलता है? हाँ, वो एक केस स्टडी की तरह है। 2019 में बहुत घने कोहरे में 2 मालवाहक जहाज टकरा गए थे और जांच में एक बात सामने आई जो थोड़ी चौंकाने वाली थी। एक जहाज हर 3 मिनट पर हॉर्न बजा रहा था। 3 मिनट पर? जबकि नियम तो 2 मिनट का है। बिल्कुल, नियम साफ तौर पर हर 2 मिनट का अंतराल कहता है। सोचिए, सिर्फ 1 मिनट की देरी और नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। ये दिखाता है कि समुद्र में सुरक्षा का मार्जिन कितना कम होता है। और ये नियम सिर्फ सुझाव नहीं है, ये तो जान बचाने वाले नियम है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या हमेशा इनका इतनी कड़ाई से पालन होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कैप्टन चौहान कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं इस बारे में। हाँ, और वो बहुत जरूरी हैं। जैसे कि बंदरगाह छोड़ने से पहले हमेशा अपना हॉर्न चेक करें, लॉग बुक में हर सिग्नल का टाइम नोट करें,
सिग्नल के बीच का जो 2 मिनट का गैप है और लंबी आवाज की जो कम से कम 5 सेकंड की अवधि है, उसका सख्ती से पालन करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नियम 35 सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक जरूरी कानून है, और 2003 के संशोधन के बाद तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। निश्चित रूप से। और ये समझना जरूरी है कि ये साउंड सिग्नल समुद्र में बात करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये भ्रम कम करते हैं, टक्कर रोकते हैं। बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी दुनिया के समुद्री सुरक्षा सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। शायद अगली बार हम नियम 36 पर बात कर सकते हैं कि जब आप दूसरों के सिग्नल सुने तो क्या करना चाहिए। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। आज के जमाने में जब हमारे पास रडार और AIS जैसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो क्या इन पुराने पारंपरिक साउंड सिग्नल्स का महत्व कम हो गया है, या फिर मुश्किल हालात में, खासकर जब टेक्नोलॉजी शायद धोखा दे जाए, तब ये आज भी उतने ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी ज्यादा? बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। और याद रखें, ये चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर आधारित थी और इसका उद्देश्य केवल शैक्षणिक है। असल समुद्री यात्रा के लिए हमेशा आधिकारिक IMO दस्तावेज, अपनी कंपनी की गाइडलाइंस और DG शिपिंग जैसे प्रामाणिक स्रोतों का ही पालन करें। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर समुद्री घटना की तह तक जाएंगे। ये 1994 में जापान के पास हुआ हादसा है, MV स्टार्किंग और FV लकी ड्रैगन की टक्कर। हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक डिटेल्ड नोट है, जिसे तैयार करने में थोड़ी AI की मदद भी ली गई है, और हम उसी केस स्टडी पर बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ध्वनि संकेत, मतलब कॉलरेग्स का जो नियम 35 है, उसकी अनदेखी कैसे एक भयानक त्रासदी बन गई, और इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि जब विजिबिलिटी कम हो, जैसे कोहरे में, तो नेविगेशन कितना मुश्किल हो जाता है और नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। हाँ, हमारी जो ये बातचीत है, ये IMO रिपोर्ट्स, MAIB यानी मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की जांच और DG शिपिंग के डेटा पर आधारित है। अच्छा, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये हुआ कब और कहाँ था? ये घटना है 23 मार्च 1994 की रात की। जगह थी जापान की वाकासा खाड़ी। और मौसम कैसा था? मौसम बहुत खराब था, घना कोहरा छाया हुआ था, और विजिबिलिटी मतलब दृश्यता घटकर सिर्फ आधा समुद्री मील रह गई थी। आधा समुद्री मील, ये तो बहुत कम है। और इसमें 2 जहाज थे। हाँ, 2। एक था स्टार किंग, एक बड़ा कार्गो जहाज करीब 180 मीटर लंबा, और दूसरा था लकी ड्रैगन, एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव कोई 20 मीटर लंबी। ओके, तो यहाँ नियम 35 का उल्लंघन कैसे हुआ? लकी ड्रैगन के साथ क्या इशू था? देखिए, लकी ड्रैगन मछली पकड़ रही थी, तो नियम 35 साफ कहता है कि ऐसी नाव को हर 2 मिनट में एक लंबी और 3 छोटी सीटी बजानी चाहिए। आवाज ऐसी, वू वू वू, ताकि आसपास के जहाजों को पता चले कि यहाँ कोई मछली पकड़ने वाली नाव है। बिल्कुल, पर दिक्कत ये थी कि लकी ड्रैगन का हॉर्न ही खराब था। अरे, हॉर्न खराब। हाँ। और वो बेचारे मुश्किल से हर 5 या 6 मिनट में कोई हल्की सी आवाज कर पा रहे थे, जो कि नियम के हिसाब से बिल्कुल गलत था और नाकाफी भी। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई या शायद मजबूरी। खैर, दूसरी तरफ स्टार किंग का क्या हाल था? वो तो बड़ा जहाज था। स्टार्टिंग अपना फॉग हॉर्न बजा रहा था, मतलब प्रतिबंधित दृश्यता में जो एक लंबी सीटी बजानी होती है, वो दे रहा था। पर उसका जो ऑफिसर ऑन वॉच था, OOW, वो रडार पर साफ साफ दिख रही फिशिंग जोन की चेतावनी को एक तरह से नजरअंदाज कर रहा था। अच्छा, मतलब रडार पे दिख रहा था कि आगे मछुआरों का इलाका है। हाँ, बिल्कुल। और इससे भी बड़ी या कहिए खतरनाक बात ये थी कि जहाज उस घने कोहरे में 15 नॉट की रफ्तार से चल रहा था। 15 नॉट? इतने घने कोहरे में ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। नियम 6 है सुरक्षित गति का। वो कहता है कि जहाज को इतनी रफ्तार पर चलना चाहिए कि वो किसी भी इमरजेंसी में टाइम पर एक्शन ले सके, टक्कर बचा सके। हाँ। अब आप सोचिए, आधा मील विजिबिलिटी में 15 नॉट पे क्या एक्शन लेंगे? ये तो लगभग असंभव है। सही कहा। और फिर क्या हुआ? टक्कर से ठीक पहले, जब शायद लकी ड्रैगन के क्रू को अंदाजा हुआ कि खतरा बहुत करीब है, उन्होंने हाथ वाला फ्लेयर भी जलाया। एक रोशनी वाला सिग्नल। हाँ, मदद के लिए। पर वो घना कोहरा, उसमें वो फ्लेयर दिखाई नहीं स्टार किंग को। ओह। और टक्कर हो गई। हाँ, सीधी टक्कर। स्टार किंग का जो नुकीला अगला हिस्सा होता है, वो सीधे लकी ड्रैगन के बीचों बीच जा लगा।
और वो छोटी नाव? वो बेचारी छोटी नाव सिर्फ 10 मिनट के अंदर डूब गई। 10 मिनट में? इसके परिणाम तो बहुत भयानक हुए होंगे। बहुत दुखद। 8 मछुआरों की जान चली गई, सिर्फ 2 लोग किसी तरह बच पाए। 8 जाने। और उसके अलावा समंदर में डीजल फैला, कार्गो का भी नुकसान हुआ। फिर लंबी कानूनी कार्रवाई चली। स्टार किंग के कैप्टन का लाइसेंस कैंसिल हुआ, कंपनी पर भारी जुर्माना लगा। बाद में जो MAIB की जांच हुई, उसने क्या कहा? मुख्य कारण क्या बताए गए? जांच रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। पहला, ध्वनि संकेतों की अनदेखी, मतलब लकी ड्रैगन का खराब हॉर्न और स्टार किंग का फिशिंग जोन को नजरअंदाज करना। दूसरा, रडार का सही इस्तेमाल ना करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, अत्यधिक गति। ये सिर्फ नियम 35 का उल्लंघन नहीं था, बल्कि नियम 6 सुरक्षित गति और नियम 19 प्रतिबंधित दृश्यता में संचालन का भी खुला उल्लंघन था। तो जो कैप्टन चौहान का नोट है, उसमें इन्हीं सब बातों से सबक निकाले गए हैं। पहला सबक तो शायद यही है कि ध्वनि संकेत सिर्फ नियम नहीं है, ये सच में जीवन बचाने वाले हैं। बिल्कुल। जैसे लकी ड्रैगन का हॉर्न खराब होना, शायद उस वक्त एक छोटी सी तकनीकी खराबी लगी होगी, पर उसी एक चूक ने पूरी त्रासदी की नींव रख दी। सही बात है। जहाज के हॉर्न या सीटी की रोजाना जांच होनी चाहिए, और अगर खराब हो जाए तो इमरजेंसी बेल या गोंग जैसा कोई बैकअप वो होना ही चाहिए। हाँ, और दूसरा सबक रडार और स्पीड से जुड़ा है। रडार पर अगर फिशिंग जोन दिखे तो उसे सिर्फ एक जानकारी ना समझे, उसे एक खतरे का सिग्नल माने। बिल्कुल। ऐसे इलाके में घुसते वक्त स्पीड एकदम कम कर देनी चाहिए, शायद 5 नॉट से भी कम। आदर्श रूप से तो हाँ, 5 नॉट से कम। और नियम 35 के सिग्नल वो तो रटे होने चाहिए। पावर वेसल के लिए 1 लंबी सीटी, फिशिंग वेसल के लिए 1 लंबी और 3 छोटी, 1 लंबी और 3 छोटी। अगर जहाज रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो 2 लंबी सीटी, दूसरी वाली थोड़ी लंबी खींच के। ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और डीजी शिपिंग की एक गाइडलाइन में बड़ी अच्छी बात लिखी है। कोहरे में हर 2 मिनट पर संकेत देना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। वाह, ये बात तो सीधे दिल पे लगती है। तो ये घटना साफ दिखाती है कि कॉल रेग्स जैसे नियमों को नजरअंदाज करना ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये तो सीधे सीधे तबाही को न्योता देना है। हाँ, कॉम्प्लेसेंसी या जिसे कहते हैं आत्मसंतोष, उसकी कोई जगह नहीं है समंदर में। बिल्कुल। यहीं पर एक सवाल और उठता है। देखिए, नियम जानना एक बात है, टेक्नोलॉजी होना दूसरी बात है, पर जहाजों के ब्रिज पर वो प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर कैसे बने? सक्रिय सुरक्षा संस्कृति मतलब एक ऐसा माहौल जहां किसी भी संभावित खतरे को, चाहे वो रडार का कोई अस्पष्ट सिग्नल हो या उपकरण की कोई छोटी मोटी खराबी, उसे बहुत गंभीरता से लिया जाए और हालत बिगड़ने से पहले ही उसका हल निकाला जाए। हाँ, ये सिर्फ नियमों को रटने या उनका पालन करने से कहीं आगे की बात है, ये एक माइंडसेट की बात है। बिल्कुल। कैसे सुनिश्चित करें कि हर कोई खतरे को भांपने और उस पर तुरंत सही एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहे, ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है। और कृपया ध्यान दें, ये जो हमने चर्चा की, ये केवल शैक्षणिक जागरूकता बढ़ाने के लिए थी। हाँ, ये कोई नेविगेशनल सलाह नहीं है। वास्तविक समुद्री नेविगेशन के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियम IMO COLRGS 1972, अपनी कंपनी का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS मैनुअल और DG शिपिंग द्वारा जारी जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उनका ही पालन करें।